बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और इंशाअल्लाह आज हम इसके एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स को स्टडी करेंगे। तो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द सेवरल रेपिटेटिव फेनामेना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। हमने नेचुरली अकरिंग रेपिटेटिव फेनामेना के नाम बताने हैं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड या टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी हमने ऐसे रेपिटेटिव फेनामेना के नाम बताने हैं जो नेचुरली अकर करते हों और जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड या टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, अभी तक कोई भी आइडियल नेचुरली रेपिटेटिव फेनामेना हमारे पास नहीं है जो हमें 100% टाइम की एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू दे। तो अभी तक हमारे पास कोई भी आइडियल नेचुरल रेपिटेटिव फेनामेना नहीं है जो 100% ट्रू टाइम को मेजर कर सके। लेकिन कुछ नेचुरल रेपिटेटिव फेनामेनाज हैं जिनसे हम अप्रॉक्सीमेटली टाइम को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट बीट है, ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम है, ह्यूमन पल्स रेट। तो इनसे हम अप्रॉक्सीमेटली टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन 100% हमारे पास कोई भी रेपिटेटिव फेनामेना नहीं है जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। कि अगर हम पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करें तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके फॉल्ट्स क्या हैं, ये हमने बताने हैं। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो इक्वल होता है 2π√L डिवाइडेड बाई जी। ये इक्वेशन बता रही है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ L और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पे। अब अगर आप लेंथ को फिक्स रखें और जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते जाएंगे तो डेफिनेटली प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू भी वेरी करती जाती है, जिससे हमारे पास टाइम की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं कि जी की वैल्यू जो है ये वेरी होती है प्लेस टू प्लेस। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की 2 यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, किलोग्राम एंड मोल। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम वेट को मेजर करना चाहें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के वेट को मेजर करना चाहते हैं तो उस टाइम हम उसकी यूनिट जो है वो केजी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं या इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं तो उस वक्त हम इसकी जो यूनिट यूज़ करेंगे वो होगी मोल। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड अ लेंथ ऑफ नीडल विद अ स्केल ऑन विच द मिनिमम deviation is 1 millimeter and recorded as 0.2145 meter, 0.21 meter, 0.214 मीटर। वो कहता है 3 स्टूडेंट्स एक नीडल की लेंथ को मेजर करते हैं एक स्केल से जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ मेजर करते हैं। एक मेजर कर रहा है 0.214 मीटर, एक मेजर कर रहा है 0.21 मीटर, तीसरा मेजर कर रहा है 0.214 मीटर। आप बताएं इनमें से कौन सी करेक्ट मेजरमेंट है और क्यों है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर है जो इक्वल आएगा 0.001 मीटर। तो इसका मतलब ये है लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 3 डेसिमल प्लेस तक। अब इनमें से देखें 3 डेसिमल प्लेस तक कौन सी वैल्यू है, ये 4 डेसिमल प्लेस तक, ये तो क्रॉस हो जाएगी, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, ये भी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक है 0.214 मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास है 3 डेसिमल प्लेस तक और यही वैल्यू हमारे पास करेक्ट वैल्यू होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है,
an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in computation? कहता है कि एक पुरानी हकायत है कि एक चेन उतना ही मजबूत होता है जितना उसका कमज़ोर लिंक। तो इस स्टेटमेंट को आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से कंपेयर करके बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ले लेते हैं और उनको कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है। हमें पता है जी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इससे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेयर करते हैं और इससे हमने सेवरल टाइम्स मेयर किया है, रिपीट किया मेयरमेंट्स को, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनमें से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सबसे ज़्यादा करीब कौन सी वैल्यू है? 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा गैप किस वैल्यू में आ रहा है? 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है ये इसका वीक लिंक है और ये जो स्ट्रॉन्ग लिंक हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इससे थोड़ा दूर है, यानी तकरीबन करीब ही है, क्योंकि वो है 9.8 और ये है 9.5। अब अगर हम रीडिंग्स किसी और इंस्ट्रूमेंट से ले लें और वो हमारे पास आ जाए 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये वैल्यू 9.8 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम कहेंगे इसका जो वीकेस्ट लिंक है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ पॉसिबल इन टाइम पीरियड। कि अगर हम किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं तो कौन से एरर उसके अंदर आ सकते हैं या कौन से एरर्स की पॉसिबिलिटी है कि वो उसके अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, दो तरह के एरर उसमें आ सकते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर या जिसे हम ज़ीरो एरर कहते हैं, ये सिस्टम के एरर की वजह से आ सकता है, यानी जिस स्टॉप वॉच से हम टाइम मेजर कर रहे हो वो स्टॉप वॉच एक्यूरेट ना हो। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर से मुराद है पर्सनल एरर, यानी जो पर्सन की वजह से आ रहा हो, जो बंदा मेजर कर रहा है अगर वो इनएप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ कर रहा है या वो इनएक्सपीरियंस पर्सन है तो उसकी वजह से ये एरर आ सकता है, इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देता है? तो स्टूडेंट्स डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये इससे पहले हम डायमेंशन एनालिसिस में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। कि प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी। आपको पता है प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी, फोर्स की हमें पता है MLT-2 है और एरिया का हमारे पास है L स्क्वायर। ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगी, यहाँ L की पावर 1 है, ये -2 तो ये आ जाएगी L की पावर -1। तो ये हमारे पास प्रेशर की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी ML की पावर -1T-2। इसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी हमें पता है वो किसके इक्वल होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की हमारे पास डायमेंशन आएगी, मैस की डायमेंशन होती है m और वॉल्यूम की है L का क्यूब, तो ये आ जाएगा ML की पावर -3। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आप बताएं इनमें से कौन सी इक्वेशन, दो इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इनमें से बताएं कौन सी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। एक है F = v लैम्डा और दूसरी है F = v/λ। इसकी आप डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ये आएगी t की पावर -1 लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की आएगी LT की पावर -1। तो लेफ़्ट साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं है राइट साइड के, तो लिहाजा ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है।
और अगर इसको देखेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड की डायमेंशन t⁻⁻1 है, राइट साइड की भी जो डायमेंशन है वो t⁻⁻1 है। तो लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।